नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के हमारे नए इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार, जिसमें हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं उनको हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, ताकि आपका समय बचे और आपको ये पता लग पाए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन वहां से बनाए जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी और हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा 16 अप्रैल का द हिंदू। देखिए, सबसे पहले हम एक बार न्यूज पे ऊपर ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या न्यूज हमारे पास है। थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा एक दो आर्टिकल आप खुद भी पढ़े, ताकि आपकी जो पढ़ने की जो हैबिट है, जो एडिटोरियल वगैरह, वो आपको कंप्रिहेंसिव में हेल्प करती है। देखो, सबसे पहला है कि इस बार आईएमडी जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने बताया है कि अच्छी मानसून होने वाली है। तो साउथ वेस्ट मानसून जब आएगी मई में, तो उससे इस बार अच्छी कुछ 6% ज्यादा इन्होंने बताई है। तो डरने की जरूरत नहीं है। एल नीनो ईयर और ये ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, ये हो गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो डब्ल्यूपीआई है, वो अपने 3 मंथ के हाई पे पहुंच गया। डब्ल्यूपीआई सीपीआई हमें इनका बेस ईयर पता होना चाहिए और ये इकोनॉमी में कोर टॉपिक में आता है, आपको पता रहना चाहिए। हमारा जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो 41.68 बिलियन डॉलर हो गया है, जो काफी बढ़ गया है। तो हमारे लिए अच्छी खबर है। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारे जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो भी नीचे आएगा, और उल्टा हमारे इंपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक अच्छी स्कीम थी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्क्रैप करना एक मिस्टेक है। और वो कहते हैं कि इलेक्टोरल फंडिंग में एक ट्रांसपेरेंट चीज हम लाना चाहते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने से आपको पता भी रहता था कि कौन खरीद रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, एटलीस्ट एक ट्रांसपेरेंसी थी। अब दोबारा से एक ब्लैक मार्केट, अंडरग्राउंड मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। हम समझेंगे वो कैसे क्या था। इंडिया का जो आर्कटिक इंपेरेटिव है, वो मतलब आर्कटिक रीजन में जो रिसर्च, इनोवेशन, एक्सप्लोरेशन है, वहां इंडिया एंगेज होना चाहता है। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जो ग्लोबल एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें एविएशन से कितना आता है? करीबन 2.5% एविएशन से आ रहा है। और ये एक चिंताजनक विषय बना हुआ है कि एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पिछले करीबन 30 साल में वो चीज 4 गुना बढ़ चुकी है जो एमिशन पहले होता था। तो फ्यूल अभी भी वही है कि उस फ्यूल में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं आया है। आम आदमी अब प्लेन में ट्रेवल कर सकता है। जैसे हमारी स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। तो अब हमारे सामने चैलेंज है, कैसे हम उसको इकोनॉमिकल बनाएं, कैसे हम इको फ्रेंडली बनाएं। तो वो एक चैलेंज है। हम जॉब्स भी क्रिएट करनी है, इंफ्रा भी डेवलप करना है, बट हमें नेचर का भी ध्यान रखना है। चलो, ये हो गया। सियाचिन में 40 साल हो गए हैं ऑपरेशन मेघदूत को। ऑपरेशन मेघदूत हमने चलाया था 40 साल पहले, जो सियाचिन जो ग्लेशियर है उसको कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एलओसी को लेके ढंग से बंटवारा नहीं हो पाया, इसलिए जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, पाकिस्तान उसको कब्जा करे उससे पहले हमने उसको अपना वहां पे स्ट्रेटेजिकली लोकेशन हमने बना लिया था। तो ये मैप के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहां से न्यूज आते रहते हैं, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर नुब्रा वैली है और 2021 या 22 प्री में भी आया था। तो ये हमें लोकेशन पता रहना चाहिए। जो यूनिकॉर्न्स की जो संख्या है इंडिया में स्टार्टअप्स में, वो बढ़ रही है। यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर पहुंच जाती है। बस ये टर्म एक दो बार पेपर में अपीयर हो जाती है एकदम से, यूनिकॉर्न। ठीक है, कोई घोड़ा वोड़ा नहीं है, ऐसा कोई लिख के आ जाओ। थर्मल कोल के जो इंपोर्ट्स हैं वो 23% बढ़ गए हैं। 2 साल के हाईएस्ट पे हम चल रहे हैं। हमारा मेजर जो इंपोर्ट हो रहा है कोल्स का, वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज हम थर्मल एनर्जी एक 60% से ज्यादा हम जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी एनर्जी नीड्स है, वो थर्मल से पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जरूरत है कि हम अपना थर्मल थोड़ा सा कम करें और जो क्लीन एनर्जी है उसका यूज करें। ठीक है, तो ये देखेंगे न्यूज को। और ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके, यहाँ अभी ये इनोवेशन थोड़ा सा, मतलब ये टॉपिक ग्रो कर रहा है, थोड़ा सा कंक्लूड होने दो, कुछ इसके ऊपर खास पॉइंट आएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल है, जो न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है, कैसे वो जर्नलिस्टिक लेके जर्नलिज्म के लिए एक बैरियर बन के सामने आए। तो ये हमारे न्यूज है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। आधे घंटे से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए इसमें, तो हम फटाफट इस न्यूज को देखते हैं। ठीक है, देखो, पहली न्यूज हमारी है कि इंडिया इस बार एवरेज रेनफॉल से ज्यादा ही लेगा। 6%, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि 6% रेनफॉल इस बार ज्यादा आएगी। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स इस बार ये भी घोषणा हुई थी कि सीवियर हीट वेव्स आएंगी, तो इससे हम डरे हुए थे। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। तो हमें पता रहना चाहिए जो एल नीनो ला नीना कंसेप्ट है वो क्या है। एल नीनो क्या होता है? जब
जो एवरेज रेनफॉल है उससे कम आती है। ला लीना क्या होता है, जब रेनफॉल बेहतर आती है। तो इस बार 6% बेहतर आ रही है। तो आईएमडी कुछ मेथड यूज करता है, जो भी डेटा है उनको एक साथ यूज करके और उनको कोरिलेट करके ग्लोबल मेट्रोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, उनको यूज करके आईएमडी ऐसा डेटा देता है। साल में 2 बार देता है ये, एक बार अप्रैल में, एक बार मई के आसपास, ठीक है। चलो, आईएमडी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। 1875 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नीचे आता है। ऐसे कोई डिपार्टमेंट जो होते हैं वो किस मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं, कब एस्टेब्लिश हुए हैं, उनका कोर फंक्शन क्या है, ये प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हर साल ये 2 स्टेज में निकालते हैं आईएमडी वाले, एक बार अप्रैल में और एक बार मई में, ठीक है। तो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, सेस्मोलॉजी वगैरह इनका काम है मेन। चलो, तो अगला टॉपिक हम आते हैं, ये टॉपिक हमारा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। वैसे तो ये जीएस 3 का टॉपिक है, इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो हुआ क्या है कि डब्ल्यूपीआई अपने 3 मंथ के हाई पे है। तो ये एक थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न हो सकता है कि थोड़ा जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लोगों पे इम्पैक्ट आता है। डब्ल्यूपीआई सीपीआई, डब्ल्यूपीआई क्या है, होलसेल, मतलब जो चीजें ग्रोस में बिकती हैं, होलसेल में बिकती हैं, वो कितनी सेल हुई, कितना उनका ट्रांसफर हुआ, वो नापता है। सीपीआई क्या होता है, जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, जो ये समझो कि रिटेल में बिकती हैं, वो हमारे सीपीआई के अंडर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये निकालता कौन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। इट इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ओईएसी, और ये किसके नीचे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये एक तरह का मेजर है जो गुड्स एंड प्राइसेस होलसेल में ट्रेड हुए हैं उनके ऊपर। तो ये एक इन्फ्लेशन के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है, बेहतर बता सकता है। इसका बेस ईयर आप याद रखना, ऑल इंडिया डब्ल्यूपीआई का है 2011-12। पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन बाद में 2017 में इसको चेंज किया गया। अब डब्ल्यूपीआई की इन्फ्लेशन कैसे पता लगे, बेस इफेक्ट, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन, मॉनसून प्रोस्पेक्ट, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है कि किस तरह से ग्लोबल में जो प्राइसेस चल रहे हैं वो, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री को कम्पिटिटिवनेस भी होना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, जो मानसून कैसे आएगी, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई आपके कोर टॉपिक्स है। तो आई होप कि यहां से न्यूज में ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी इकोनॉमी जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है। इन्फ्लेशन पैडी पोटैटो ओनियंस में देखी गई है। चलो, ठीक है, ग्लोबल प्राइस स्पाइक हुए हैं, तो मैंने कुछ हाईलाइट भी कर दिए हैं, बट इसमें ऐसा कुछ न्यूज जैसा कुछ नहीं है, स्टैटिक पोर्शन से ही कवर हो जाएगा। चलो, जीएस 3 से एक और न्यूज आती है, गुड्स के जो एक्सपोर्ट हैं हमारे, वो काफी बढ़ गए हैं। तो हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी भी हमारे सामने एक्सपोर्ट सेक्टर के सामने कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, हमारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। वर्ल्ड में 4 से 5% है जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उनका लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक क्या होता है, जो सारा जो तंत्र है, जो सामान को बनाने से लेके आखिर तक पहुंचाने में लगा हुआ है, तो वो हमारा करीबन 15% है। अगर वो हम 7-8% तक ले आए तो वो काफी इफेक्टिव हो जाएगा। इवन हमारे देश में अगर हम देखें तो जो एप्पल जम्मू कश्मीर में बनता है, जब वो एप्पल नॉर्मल हरियाणा तक पहुंचता है तो उसका प्राइस 4 गुना हो चुका होता है। जब मैं कश्मीर गया था एक बार, 2011-12 की बात है, वहां एप्पल 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मिल रहा है। वही एप्पल यहाँ 100 रुपए किलो मिल रहा है। तो इसका मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया है बीच में। तो और वर्ल्ड लेवल पे भी हमारा ज्यादा ही है। तो हमें दिक्कत क्या है, एक तो सप्लाई चेन अच्छी नहीं है, फाइनेंस की हमारे पास कमी है, क्रेडिट की कमी है, थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन हमें करना पड़ेगा चीजों में, हमारे पास डाइवर्सिफाई करने की चीज कम है। प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, बहुत सारे देशों में अपनी डोमेस्टिक चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। डी ग्लोबलाइजेशन का भी देखा गया कि कनेक्टिविटी की जगह डिसकनेक्टिविटी देखने जा रही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग क्या किया है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने क्या किया और आप क्या कर सकते हो, सिंपल पूछा जाता है। तो यहां पे जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, TIES, ये स्कीम लेके आई। इसके बाद एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, पीएम गति शक्ति। इसके लिए एक नेशनल मास्टर पाइपलाइन प्लान बनाया गया 2021 में, कि सारे तंत्र को जोड़ो, जो भी जोड़ना पड़े। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा है। ये जो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, उसको रिबेट कर देते हैं। रोड टैप, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन 2023 अभी जो रिसेंट में HCS का प्रीलिम्स हुआ था, रोड टैप पूछा गया था। जिन्होंने ये पेपर दिया था वो कमेंट करके बताना उनका सही हुआ कि गलत हुआ। ऐसे ऐसे ही रिबेट करके, तो गवर्नमेंट हर पॉसिबल काम कर रही है, रिबेट देना हो, छूट देना हो, या वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, सिंगल विंडो
क्लियरेंस देना हो या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अलग से भी कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम कर रही है। इसके अलावा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यही हो सकता है हमारे जो लॉजिस्टिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम बढ़ाएं, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, पोर्ट है, कस्टम है, ये सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सब कुछ बढ़ाएं, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाएं, जिन सेक्टर्स को स्किल्ड लेबर की जरूरत है हम वहां स्किल्ड ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगाएं, इंसेंटिवाइज करें, इंडस्ट्री को प्रमोट करें, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, जो बज़वर्ड्स हैं, वो आपको आंसर में आने चाहिए। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि यू आर अवेयर, बिकॉज इकोनॉमी में एक चैलेंज क्या होता है कि जो करंट है वो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, स्कीम आती रहती जाती रहती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं, बट इकोनॉमी में अगर आपने करंट की स्कीम नहीं डाली ना, तो वो खाली खाली सा लगेगा। तो ये सारी स्कीम, ये कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक ट्रेंड और भी देखा गया है कि जो गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो मार्च के महीने में देखो कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिल्वर का बढ़ गया। गोल्ड के इंपोर्ट होने का, कम होने का कारण एक ये भी है कि पहले लोग गोल्ड इंपोर्ट करते थे, उसको फिर उसमें इन्वेस्ट करते थे, तो गवर्नमेंट ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम निकाल दिया, सोवरन गोल्ड बॉन्ड। तो उसमें आप बॉन्ड खरीद लो उस गोल्ड के वैल्यू के बराबर, और जब आप उसको रिटर्न करोगे 7-8 साल बाद, तो गोल्ड जो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन सिल्वर का काफी इंपोर्ट बढ़ा है, करीबन 1000%, बिकॉज सिल्वर इज यूज्ड इन द सोलर एंड ऑल अदर जो ईवी या ऐसा कुछ जो नई टेक्नोलॉजी, वहां सिल्वर का यूज ज्यादा हो रहा है, सिल्वर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाइना भी बहुत ज्यादा सिल्वर यूज कर रहा है, ठीक है। इस तरह से गोल्ड का प्राइस भी वैसे बढ़ ही रहा है, लेकिन इंपोर्ट कुछ हद तक हमने कम कर लिया है। जीएस पेपर 2 का है, मोदी जी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको अच्छा बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहते हो, फंड करना चाहते हो, तो एसबीआई बैंक के थ्रू आप वो बॉन्ड खरीद सकते हो उसके नाम पे। आपने मान लो आपने 1 लाख रुपए देना है, आपने 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीद लिया उसके नाम से, वो उस बॉन्ड को एसबीआई में जाके पैसा ले सकता है। तो इस तरह की स्कीम थी, बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था और एसबीआई को बोला था कि ये बताओ किस किस ने कितने पैसे दिए हैं। तो वहां पर कुछ डिबेट भी हुआ कि इतना पैसा किसने दिया, किसी कंपनी का प्रॉफिट ही 20 करोड़ है और वो 150 करोड़ का डोनेशन दे रहा है। तो मतलब कुछ ऐसे मन में सवाल थे कि जिन कंपनीज ने रूलिंग पार्टी को पैसा दिया उनके फेवर में लॉ बनाए गए, ऐसा मतलब एलेज्ड था। अपोजिशन ने भी काफी कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, किसने किसको पैसा दिया ये पता तो चल रहा है एटलीस्ट, अगर आप ये बंद कर दोगे तो फिर ये बिल्कुल ही अंडर द टेबल चला जाएगा और हमारे पास कुछ है नहीं। इसमें आपसे इनोवेशन सॉल्यूशन मांगे जा सकते हैं पेपर में कि आप बताओ अगर ये नहीं तो क्या। हमेशा आपका जो यूपीएससी एस्पिरेंट ये सोचना चाहिए ये नहीं है तो क्या, ये अच्छा नहीं है तो आप बढ़िया बताओ। तो इसमें ये हो सकता है, देखो एक नेशनल कमीशन फॉर स्टेट फंडिंग, इलेक्टोरल फंडिंग बनाया जा सकता है। ऐसा एक दो और देश में हुआ भी है कि आप पैसा उस कमीशन को दे दो, वो कमीशन फिर औरों को देता रहे जिसको जरूरत है। या फिर पब्लिक फंडिंग भी हो सकती है, मतलब स्टेट ही फंड करे, जो स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनको गवर्नमेंट या जो तंत्र है वही फंड कर दे, ठीक है। इस तरह से कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन आप सोचना और अपने नोट्स में इसको डालना, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई मैंने क्या गलत किया है, व्हाट्स रॉन्ग ब्रो, ब्रॉट फ्री इलेक्शंस टू ब्लैक मनी। तो मैंने कुछ कुछ हाईलाइट भी कर दिए हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना। ये तो कह रहे हैं कि सक्सेस स्टोरी है हमारी भाई, इसको दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कह रहे हैं कि भाई अपोजिशन कह रहा है कि लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड आपने नहीं दिया, रूलिंग पार्टी को ही ज्यादा मिला। तो हाउ कैन आवर इलेक्शंस टू बी फ्री फ्रॉम ब्लैक मनी, हाउ कैन बी ट्रांसपेरेंसी, ये डायरेक्ट मेन से क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है। ऐसे पॉइंट आप डाल सकते हो, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, करप्शन से कैसे फाइट करोगे, लो आप जो बना रहे हो इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए भी अब एक नई कमेटी बना दी गई है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के जैसे देखा जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे कह रहे हैं, बाकी आपकी क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके बताना, ठीक है। एसबीआई ये सारा प्रोसेस है कि मनी इंस्ट्रूमेंट होते थे, कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो पैसा दे सकते हैं उस बॉन्ड को एसबीआई से खरीद के और वो उसको एनकैश करा लेंगे, ठीक है, वो उसके खाते में डायरेक्ट चले जाएंगे, उसको वो यूज कर सकता है। 2018 में ये लॉन्च हुआ था और पॉलिटिकल फंडिंग को क्लीन करने के लिए ये था ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। तो इस तरह से था। तो हाउ एंड आप कैसे क्लीन करोगे इलेक्टोरल फंडिंग को, ये आप मेन सा क्वेश्चन हो सकता है। एक ऐसा कमीशन आप सोच सकते हो, नेशनल कमीशन फॉर इलेक्टोरल फंडिंग, ठीक है। तो वो उस चीज को अगर प्रोसेस में लाना है तो वो इस तरह से ला सकता है। तो आप इस पे काफी, ये मेंस का बहुत हॉट टॉपिक है, आपको देखना ही पड़ेगा। अब आता है ये जीएस पेपर 2 का इंटेलेक्चुअल, सॉरी आईआर का पार्ट है। इसमें आर्कटिक जो इंपेरेटिव है इंडिया का, इंपेरेटिव होता है हमारे लिए वाइटल इंपॉर्टेंस है। आर्कटिक रीजन में हमारा क्या रोल है भाई, वो तो हमसे बहुत दूर है और वहां सब कुछ जमा हुआ है, बट वहां जो रिसोर्सेज हैं
ऑयल के या फर्दर जो मिनरल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करने हैं, रेयर अर्थ मटेरियल हमको एक्सट्रैक्ट करना है, वहां के ट्रेड रूट्स जो मतलब वो जो बर्फ पिघल रही है तो वहां ट्रेड रूट्स नए डेवलप होंगे, हमें वहां पे भी हमें भी अपना शिप चलाना चाहिए, हम भी मतलब करेंगे। कंसर्न ये भी है कि हमारे हमसे दूर बहुत पड़ता है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, हमारे पास डोमेस्टिक चैलेंज ही बहुत सारे, हमारे यहाँ लोग रोटी नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है, और वहां जाके आर्कटिक में जाके हम प्रधान बने और यहाँ अपना रोटी से लोग मर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। बट हम बिल्कुल ही छोड़ दें वो भी ठीक नहीं है, तो एक बैलेंस हमको स्ट्राइक करना पड़ेगा। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल जो होता है ना, एक टर्म होती है जियो पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का, तो जियो पॉलिटिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, तो हमने वहां पे अपनी एक लेबोरेटरी भी बना रखी है, आई थिंक हिमाद्री नाम से, ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ था, हिमाद्री नाम से हमारा एक आर्कटिक पे रिसर्च स्टेशन भी है, तो हम रिसर्च भी कर रहे हैं, बट हमारे पास रिसोर्सेज का क्रंच है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का क्रंच है, तो हम उस पे अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो काफी ये बढ़िया हो सकता है। तो इसके कुछ कुछ कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, आईआर में सिर्फ और सिर्फ खेल होता है कीवर्ड्स का, ठीक है, जियो पोलिटिकली, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, ठीक है, इस डिप्लोमेटिक चैनल्स, इस तरह के कीवर्ड्स आपको डालने पड़ेंगे। इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आर्कटिक रीजन का स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ट्रेड रूट्स यहां से निकलेंगे, रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन हम करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज में ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं जो हमारे पास है ही नहीं, इंडिया की एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं, ठीक है, तो वहां बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्लाइमेट चेंज भी आएगा, अब क्लाइमेट चेंज क्यों आएगा, बिकॉज वो शीट पिघल रही है तो सी लेवल का राइज होगा, जो देश समुद्र के आसपास हैं वो डूबेंगे, ठीक है, और वो लोग भाग के कहीं और जाएंगे, तो एक नया एनवायरमेंटल रेफ्यूजी का कंसेप्ट आएगा, मेल्टिंग हो रहा है तो सी लेवल वेदर भी आएगा, तो पूरे वर्ल्ड का वेदर ही चेंज होगा, तो इंडिया उसका उससे बच भी सकता है। तो शिपिंग रूट्स नए बनेंगे, मैरीटाइम इंटरेस्ट हमारे भी होंगे, साइंटिफिक रिसर्च हम भी कर सकते हैं, हमारी हिमाद्री कर भी रही है, अंटार्कटिका पे भी हमारे रिसर्च काम कर रही है, वो आप बताना कमेंट में कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। देखो चैलेंज हमारे लिए क्या है, एक तो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, पहले से एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो वहां पे काम कर रही हैं, हमारे पास लिमिटेड प्रेजेंस है, एक्सपर्टीज भी इतनी नहीं है आर्कटिक रीजन में, हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी हैं, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक प्रायोरिटीज भी हैं, हमें अपने देश को भी संभालना है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो हमेशा रहेंगे, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाना भी बहुत मुश्किल है, एक तराजू में 10 मेंढक तोलने के बराबर ये काम है, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करना नहीं चाहते, जियोपॉलिटिकली एक दूसरे से ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो CO2 वाला जो टॉपिक है कि भाई एविएशन कितना दे रहा है, तो करीबन ये समझो कि 2.5% जो ग्लोबल CO2 एमिशंस है वो एविएशन इंडस्ट्री से आ रही है, और वो 4% कंट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग में। तो पोल्यूटिंग स्काइज एक कंसेप्ट है, पिछले 30 साल में ये चीज 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन ऐसे बायोफ्यूल वगैरह ऐसी चीजें जो और जगह आ चुकी हैं यहाँ पे नहीं आई है। ये कुछ ग्राफ दिखा रखे हैं, ये आप देखो, CO2 का जो एमिशंस है वो कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है, और जो एविएशन का शेयर है वो भी आप देखोगे तो करीबन कॉन्स्टेंटली बढ़ ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेबल हो गया अभी तक, ठीक है। 1990 से और 2009 के बीच में पैसेंजर हो चाहे फ्राइट कॉरिडोर फ्रेट जो डिमांड है, मतलब जो माल वाहन है, अप्रोक्सीमेटली 4 गुना हो चुका है, तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है, ठीक है। सियाचिन मैंने बता दिया, सियाचिन के आसपास आपको नजर रखना, ऑपरेशन मेघदूत पूछ लिया जाए तो ये क्या था, इट वाज ए कोड नेम था जिसमें हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस ने कैप्चर किया था ग्लेशियर को, नॉर्दर्न लद्दाख में जगह है, इसको हम हाईएस्ट बैटलफील्ड बोलते हैं वर्ल्ड का, ठीक है। 20,000 फीट की ऊंचाई पे लड़ाई, वहां डेली का खर्चा है 2 करोड़ का, 2 करोड़ हमारा, 2 करोड़ उनका। अक्सर यहां पर जब ये बर्फ के तूफान आते हैं, एवलेंचे, तो बहुत सारे जवान भी शहीद हो जाते हैं, तो कितना खर्चा हो रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, तो हमको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिंग हमने हाइट सिक्योर कर ली थी, 13 अप्रैल 1984 को हमने किया था, इसको हम हाईएस्ट बैटलफील्ड बोलते हैं, मिलिट्री एक्शन से हमने इसको कब्जा कर लिया था, ठीक है। 20,000 फीट का ये है काराकोरम माउंटेन्स के आसपास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिकॉर्न वाला मैंने बताया था, यूनिकॉर्न क्या होता है, दे आर यूनिकॉर्न, दे स्टार्टअप कंपनी है जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ऊपर है, ये टर्म आपको पता होना चाहिए, इंडिया में ये यूनिकॉर्न्स बढ़ रहे हैं, और कुछ कंपनी है जैसे बुक माई शो हो गया, पेमेट हो गया, जुपिटर हो गया, ये सब बढ़ रहे हैं, तो करीबन वर्ल्ड में 1,000 से ज्यादा यूनिकॉर्न आ चुके हैं। यहां फर्दर 2 टर्म और आई हैं, गैजेलस, गैजल्स और चीताज, ये इसी से रिलेटेड हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है, ऐसा चीता विता दे दें तो। गैजेट्स तो वो हैं जो 2000 के बाद फाउंड करी गई, सन 2000 के बाद, और जो अगले 2 साल में
यूनिकॉर्न बनने की कैपेसिटी रखती हैं। चीता में यही होता है, जो अगले 4 साल में बनने की कैपेसिटी रखती है उनको चीता बोल देते हैं बस। ठीक है, चीता है, ये दौड़ेगा। अब आते हैं थर्मल कोल इंपोर्ट पे। हमारा थर्मल कोल का जो इंपोर्ट है वो 23% बढ़ रहा है, और ये चिंता का विषय है, बिकॉज हमारा 60% जो ये समझो एनर्जी कंजप्शन वो थर्मल से आ रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्लाइमेट चेंज भी है, क्लीन एनर्जी भी है, बट हमारी भी मजबूरियां हैं। ठीक है, तो इंडिया वर्ल्ड के टॉप 5 प्रोडक्शन कंट्रीज में से आता है कोल को, लेकिन फिर भी इंडिया बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है अपना इंपोर्ट कर रहा है, मतलब इतना ज्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है, फिर भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये चिंता का विषय है। जैसे चाय है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, बट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द टी। 90% चाय तो हम खुद भी जाते हैं। सिर दुखे तो चाय, नींद ना आए तो चाय, नींद आ जाए तो चाय, दुख में चाय, सुख में चाय, इस तरह से। तो इंडिया बहुत लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब कंज्यूमर भी हो गया है। तो हम इंपोर्ट करते हैं काफी, मेनली जो कुकिंग कोल है, कई तरह का कोल होता है, कोई कुकिंग है, कोई नॉन कुकिंग है, कोई कंप्रेस्ड है, कोई इंजेक्शन मोड में है, टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। बट जो कुकिंग कोल है वो 5.5% के आसपास राइज हुआ है। नॉन कुकिंग है उसका ऑलमोस्ट सेम इंपोर्ट चल रहा है। बाकी जो ये और तरह के कोल हैं, एंथ्रासाइट हो गया, पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन, पीसीआई कोल, ये सब थोड़ा बहुत बढ़ा है 20-25% से। ठीक है, 4 कैटेगरी होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, और वो पीट और ल्यूमिनाइट करके। तो वो आपको पता रहनी चाहिए। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है, इतना मुझे पता है। कई बार ऐसा ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो समर रस अब आएगा, गर्मी आएंगी तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, तो उस टाइम ये हमारे लिए चिंता का विषय बन जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो अभी जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं उनके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी क्लोज डाले जा रहे हैं। तो ये अभी तक डेवलपिंग स्टेज में है आर्टिकल, तो आप इसको पढ़ सकते हो, मैंने हाईलाइट भी किया है, बट यहाँ से कुछ क्रक्स निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको अभी थोड़ा डेवलप होने देते हैं। इसके ऊपर कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, फिर हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का एडिटोरियल है। जो न्यू डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है वो जर्नलिज्म के लिए बैरियर बन रहा है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। इसमें सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है उसके क्या पॉइंट्स हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्यों जर्नलिज्म के लिए ये ऐसा बन रहा है। श्री बीएन श्री कृष्णा कमेटी से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और इससे रिगार्डिंग पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे आप देखोगे ना 2018 में आया कि डेटा सिक्योरिटी हैज अज्यूम्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड ड्यू टू राइजिंग साइबर क्राइम्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, या इस तरह कुछ आ जाएगा कि एग्जामिशन अगर नहीं दिया तो जर्नलिस्टिक एक्टिविटी को, क्योंकि मीडिया को बोला जाता है कि ही मीडिया इज द फोर्थ पिलर, लेकिन फोर्थ पिलर हिल गया, अगर मीडिया को कुछ बोलने की आजादी ही नहीं होगी तो फिर क्या फोर्थ पिलर है। ठीक है, तो मैंने अच्छे से हाईलाइट किया है, इसमें मैं क्रक्स बता देता हूं शॉर्ट में ये है, डेटा प्रोटेक्शन बिल आया, उसमें डेटा को कैटेगराइज किया गया, उसको उसमें कुछ एक कैटेगरी बनाई गई प्राइवेट डेटा बिल की। प्राइवेट डेटा, उसको एक्सेस करने के लिए आपको यूजर का कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बिना आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते। अब जो जर्नलिज्म है, अगर मान लो मैं जर्नलिस्ट हूं और मुझे किसी नेता के बारे में कोई रिपोर्ट छापनी है, अब उसका जो डेटा है वो क्या कितना यूज करता है, कहाँ घूमता है, जो भी है, अब वो डेटा अगर मैं उससे परमिशन मांगने जाऊंगा तो वो मुझे कभी देगा? अपनी अपनी ही कबर कोई खोदेगा क्या? और मैंने वो कहीं और से इकट्ठा किया है तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मैंने कहां कहां से। तो मेरे जो खबरी हैं, अब उन खबरी की मैं अगर इंफॉर्मेशन उनको दे दूंगा तो अगली बार वो खबरी नहीं रहेगा, खबरी का की कोई खबर आएगी नहीं। तो ये है कि भाई जर्नलिज्म, पहले जो डेटा प्रोटेक्शन के ड्राफ्ट बिल आए थे उसमें एग्जेम्प्टेड था कि यस, फॉर द जर्नलिस्टिक पर्पज, किसी की स्टोरी छापनी है, किसी का इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप कर सकते हो, आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज टाइप की ना। लेकिन अब इसमें मना कर दिया, यही मेजर कंसर्न बना हुआ है। तो इसमें ओपिनियन यही है कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर हो, एग्जेम्प्टेड हो, जर्नलिस्टिक पर्पज के लिए आप किसी की स्टोरी छापना चाहते हो, रियल फैक्ट्स के आधार पर हो, तो उसको कर देना चाहिए, बट इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम एक वी नीड मोर रोबस्ट पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह। और जब ये बिल भी बनाया जा रहा था तो पब्लिक कंसल्टेशन भी ज्यादा मांगी नहीं गई, और जिनको दी गई वो प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट नहीं था, ऐसे एलिज लगाया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल अच्छा था, लेकिन इसमें से जानने के लिए सिर्फ इतना ही था कि कैसे जर्नलिज्म को उन्होंने एग्जेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, बाकी लो ये बहुत दिन से चल रहा है, पहले भी आ चुका है, मेंस में भी हम कवर कर चुके थे, तो इसमें नया कुछ नहीं है, बस यही है कि एग्जेम्प्टेशन नहीं दिया है बस। ठीक है, वे फॉरवर्ड यही है
एक ओपन ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन प्रोसेस हो, और जो जर्नलिस्टिक वर्क है उसको एग्जाम्प्ट कर दो भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हमारा आज का एनालिसिस था। आप बताना कमेंट करके कैसा लगा, और आई होप आपको, आप इसको डेली फॉलो करेंगे अगले 4-5 महीनों तक, तो धीरे धीरे सारी न्यूज़ आपके दिमाग में इंटरलिंक होने लगेंगी, मेंस प्री के हिसाब से दरवाजे खुलने लगेंगे। टाइम लगता है धीरे धीरे, आर्टिकल भी पढ़ना, पढ़ने की हैबिट्स भी होनी चाहिए, तो उससे आपकी ओवरऑल स्किल डेवलप होगी। थैंक यू।